हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग साइंस को पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए आपकी साइंस की 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए आप लोगों के 3 सब्जेक्ट आपके मैथ, हिंदी और सामाजिक अध्ययन कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु कह रहे हैं केवल समीकरण लिखी। और देखो आप लोगों को समझा चुका हूँ, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है दिन के समय होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है क्योंकि देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए धूप का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक पौधों पर धूप नहीं पड़ेगी तब तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपको कायदे से समझाया गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, दिन के समय होती है, रात के समय नहीं होती है। आप लोग ध्यान रखना है। क्या होता है कि जब धूप जो होती है ना पौधों पर पड़ती है तो पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से, ठीक है, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। और ज़मीन से, ठीक है, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, ज़मीन से पानी को लेती हैं, ठीक है। और मतलब वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और ज़मीन से क्या करते हैं, पानी लेते हैं। और क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है, भोजन तैयार करते हैं। और क्या करते हैं, इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु कह रहे हैं केवल रासायनिक समीकरण आपसे पूछा है। आपको केवल रासायनिक समीकरण बताना है, पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस नहीं पूछी गई है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, रात के समय नहीं होती है। रात के समय ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है, ठीक है। दिन के समय पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात के समय क्या होता है कि प्रोसेस उल्टी हो जाती है, पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ रखना है। तो हमसे केवल आपका रासायनिक समीकरण पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या होगा, जल, ठीक है। क्योंकि वायुमंडल से क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ज़मीन से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या बनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। तो भोजन क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 तैयार करते हैं, ठीक है। C6H12O6 इसको बोला जाता है ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, या इसको शर्करा भी बोल देते हैं। आप लोग ध्यान रखते हैं, क्लियर नहीं। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा देखो बैलेंस कीजिएगा। यहाँ पे C कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। यहाँ पर C कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे C 6 है, तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 6 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब देखो कार्बन यहाँ पे भी 6 और यहाँ पर भी कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ा गौर करो, 12 हाइड्रोजन है, समझे। अब देखो 12 हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तब तक बनेगा नहीं। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हो गए, 6 गुणे 2 करो, 12 ऑक्सीजन, एक यहाँ पे हो गया, कितने हो गए, 13। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बन रहे हैं, 6। तो इसको बैलेंस मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम अपने मन से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 12 का गुणा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि 12 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे 12 का गुणा कर दिया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी बैलेंस करनी है। क्लियर। तो ये तो आपका क्या बन गया, ग्लूकोज। उसके बाद क्या होगा कि पानी निकलेगा आपका, यहाँ पे 6H2O, ये जल बन जाएगा। और बचा हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 12। तो देखो सॉरी, हाइड्रोजन 12 के कितने हैं, हाइड्रोजन 12, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। और यहाँ पर देखो कितने हैं, 12 गुणे 2 करो, 24 हाइड्रोजन। देखो इधर भी हाइड्रोजन 24 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 24 हो गए। इधर कार्बन कितने, 6, और इधर कार्बन कितने हो गए, 6। बच्चा के आप लोग थोड़ा गौर से देखो, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ रहा है, देखो 6 आ रहा है, और यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन, 6 और 6 कितना हो गए, 12। इधर देखो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन लगा है
ये 12 ऑक्सीजन यहाँ पे और दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा यहाँ से 6O2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो वही आपका होता है, ये क्या हो गया पौधे, ठीक है, ग्लूकोज मतलब जो आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन के रूप में लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यही आपसे पूछा गया था, केवल रासायनिक समीकरण आप लोगों को लिखना था। तो इसको देखो या तो आप लोग नोट कर लिया करो या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जांग की अस्थि का नाम लिखिए। तो आप लोग इधर के जांग की अस्थि का नाम होता है फीमर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपकी कमर से लेकर, ठीक है, घुटने तक की जो हड्डी होती है, ठीक है, ये बोली जाती है आपकी फीमर हड्डी बोली जाती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है। और सबसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे लंबी हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो यही होती है, ठीक है, फीमर हड्डी होती है, जो जांग की हड्डी होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 4Na+O2 और आपका एरो दिया और डॉट डॉट लगा, कह रहा है समीकरण को पूरा कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो 4Na+O2 आपका ये बनेगा 2Na2O, ठीक है। इसको बोला जाता है सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी परमाणु को दर्शाने के लिए, कह रहे हैं परमाणु संख्या, कह रहे द्रव्यमान संख्या और कह रहे तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखना है, ऐसे लिखा जाता है जैसे यहाँ पे आपका क्या बना ZXA, ठीक है, क्या होता है ZXA। और Z जो होता है ना वो होता है आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है, आपका दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं Z क्या कह रहा है परमाणु संख्या। देखो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात होती है, आप लोग ध्यान रखना है, इसको परमाणु क्रमांक भी बोला जा सकता है। अब देखो Z क्या हो गया आपका परमाणु क्रमांक हो गया, और A जो होता है ना परमाणु का क्या होता है द्रव्यमान होता है, ठीक है। A क्या होता है, जो ऊपर वैल्यू लिखी जाती है वो क्या होता है द्रव्यमान होता है, और इधर जो वैल्यू लिखी जाती है वो होती है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक है। और जो बीच में वैल्यू लिखी जाती है उसको बोला जाता है तत्व। जैसे आपका लिखा जाएगा जैसे 17Cl34 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, ये 17 क्या है आपका परमाणु क्रमांक है, और ये Cl बीच में लगा तो ये क्या है, ये तत्व हो गया। 34 क्या हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीकाकरण क्या है लिखिए। आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2023 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीकाकरण की डेफिनेशन। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों के शरीर में कह रहे हैं कि रोग प्रतिरक्षण हेतु कह रहे हैं टीके लगाए जाते हैं। देखो बच्चों में क्या होता है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि 0 से लेके आपके 6 महीने तक टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आगे भी टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। उसके लिए क्या किए जाते हैं कि उनको टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। आपका जैसे चेचक का हो गया और भी जो भी होते हैं बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि बच्चों के शरीर में कह रहे हैं रोग प्रतिरक्षण हेतु कह रहे हैं टीके लगाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं बच्चों के शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। जो टीके लगाए जाते हैं उनसे क्या होता है कि बच्चों के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, मतलब एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस विधि से कह रहे हैं रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। इस विधि से जो रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरल मशीन कितने प्रकार की होती है, कह रहे लिखिए। आप लोग देख रहे हैं सरल मशीन आपकी देखो 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। तो फर्स्ट तो आपसे कह रहे हैं कि उत्तोलक, नेक्स्ट आपका कह रहा है पेच, झुका हुआ तल, घिरनी, पहिया, धुरी या बेच। देखो उत्तोलक आप लोगों को बताए थे, ठीक है। उत्तोलक तो कई बार आप लोग बता चुके हैं। आपके देखो उत्तोलक में आपकी 3 श्रेणी होती है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। लेकिन यहाँ पे देखो सरल मशीन की बात कर रहे हैं, तो सरल मशीन आपकी 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो उत्तोलक होता है, जो लीवर है ना इसको बोला जाता है उत्तोलक, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तोलक है, और ये आपका व्हील एंड एक्सेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पहिया और धुरी, ठीक है। ये भी क्या होता है एक तरीके से सरल मशीन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कह रहे हैं झुका हुआ तल, जैसे ये आपका यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक झुका हुआ तल है। अब इस पर क्या है कि यहाँ पे जैसे कोई चीज़ रखी जाएगी तो वो ऑटोमेटिक कहाँ पे आएगी, नीचे सरक के आ जाएगी, तो इसको बोला जाता है झुका हुआ तल। आपसे नेक्स्ट कह रहा है घिरनी। घिरनी का देखो यहाँ पे आपका पुली दिया गया है, घिरनी क्या बोला जाता है पुली, ठीक है। ये ज़्यादातर जो पुली यूज होती है जैसे कुओं पे यूज होती थी, पहले क्या होता है गांव में
कुओं से पानी भरा जाता है तो वहाँ पे क्या लगाई जाती है, घिरनी लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि आसानी से बाल्टी को खींचा जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका स्क्रू दिया, स्क्रू मतलब आपका क्या होता है, एक पेच होता है ना, पेच। ठीक है, तो पेच भी क्या होता है, एक तरीके से सरल मशीन होता है, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट वेज होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। तो इस टाइप से आपके सरल मशीन के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और देखिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट जरूर कर लिया करें उसको। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लिए करें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो आप लोग उधर कह रहे हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे सोलर सिस्टम का पूरा आप लोगों को चित्र दिख रहा होगा। देखो इसमें तो आपका सबसे पहले यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य के पास में ये कौन सा ग्रह दिया, बुध ग्रह दिया गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, शुक्र है, उसके बाद कौन सा है, पृथ्वी है। आप लोग उधर रखना है। तो हमसे पूछा है सूर्य के पास में सबसे, मतलब ये पूछा सूर्य के पास में या सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो आप लोग देख रहे हैं बुध ग्रह सबसे नज़दीक ग्रह होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ग्रह है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के नज़दीक ग्रह कौन सा हो गया, आपका शुक्र ग्रह हो गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी के पास में कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह, और आपका सूर्य के पास में कौन सा ग्रह, बुध ग्रह है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि पृथ्वी की भगनी किसको बोला जाता है, वो भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है, पृथ्वी की भगनी। देखो भगनी का मतलब होता है आपकी बहन। ठीक है, इसको बहन भी बोल सकते हैं। पृथ्वी की भगनी या बहन किसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। और देखो शुक्र ग्रह को और भी बोला जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, भोर का तारा या सांझ का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, सांझ का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, देखो शुक्र को कई नाम दिए गए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी बोला जाता है। चमकीला ग्रह पूछा जाए आपसे, चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें, शुक्र ग्रह इंपॉर्टेंट है। जैसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। पृथ्वी की भगनी या बहन किस ग्रह को बोला जाता है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। जैसे भोर का तारा या सांझ का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। सब मतलब चमकीला ग्रह किसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, ठीक है, आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। देखो खोपड़ी में कह रहे हैं कुल कितनी हड्डियां होती है, तो आप लोग देख रहे हैं 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो देखो कपाल में जो हड्डियां होती हैं, कपाल में 8 हड्डियां आपकी कपाल में होती हैं। ठीक है, चेहरे में आपकी हो जाएंगी 14 हड्डियां चेहरे में होती हैं। देखो कान में आपकी होती हैं 6 हड्डियां कान में होती हैं, और गले में आपकी 1 हड्डी होती है। ठीक है, तो खोपड़ी की बात कर रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कितनी हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, देखो कपाल में कितनी हो जाएंगी 8, चेहरे में कितनी होती है 14, और कान में 6, गले में कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो आप लोग ध्यान रखना है, मैल पीघियन या निसर्ग नलिकाएं ही क्या होती हैं कि मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां होती हैं। ठीक है, निसर्ग जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है, कीटों की बात कर रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि निसर्ग जो नलिकाएं होती हैं वही क्या होती हैं, मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण बताइए। आपसे देखो तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 2 उदाहरण पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करा दी जा रही हैं। देखो प्रथम उत्तोलक, ठीक है, आप लोग देखते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का तृतीय उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान रखते हैं, जब भी पूछा जाए तो प्रथम श्रेणी का, ठीक है, द्वितीय और तृतीय। अब देखो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है कि भार जो वो देखो भार और आयास के बीच में क्या होता है, आपका आलम होता है। और देखो द्वितीय में क्या होता है कि आलम और आयास के बीच में क्या होता है, भार होता है। और देखो तृतीय में क्या होता है, आलम भार के बीच में आयास होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और आप लोगों को बताया था, देखो भार का मतलब क्या होता है, देखो भार का मतलब ये होता है कि जहाँ पे किसी भी वस्तु को रख के क्या करना होता है, काटना होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, उसको बोला जाता है भार। आलम का मतलब होता है,
आलम का मतलब एक तरीके से हो जाता है केंद्र बिंदु हो जाता है। जैसे आपका कैंची होता है ना, कैंची के बीच में यहाँ पे नट बोल्ट लगा होता है जिससे कैंची ऐसे घूम सकती है, तो उसी को बोला जाता है आलम। ठीक है, आयास का मतलब ये होता है, आयास का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग बल लगाते हैं उसको बोला जाता है आयास। ठीक है, 3 पॉइंट आप लोग याद रखना है कि भार का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वस्तु को रख के काटा जाता है या कुछ भी किया जाता है उसको बोला जाता है भार। आलम का मतलब केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों तरफ घूम सकती है। आयास का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं। जैसे प्लास है, ठीक है, प्लास में क्या होता है, बीच में ही तो जुड़ा होता है, यहाँ पे वस्तु या तार को रखना होता है, इधर हमें दबाना होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि जो आलम होता है, ठीक है, जो केंद्र बिंदु होता है वो कहाँ पे होता है, बीच में होता है। ठीक है, तो इसका एक तो कैंची हो जाएगा, ठीक है, प्लास हो जाएगा, और कील उखाड़ने की हथौड़ी, ये भी क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, भार बीच में रहता है। भार बीच में मतलब क्या होता है कि जो वस्तु हमें काटनी होती है वो कहाँ पे रखते हैं, हम लोग बीच में रखते हैं। जैसे सरौता, सरौता से क्या होता है कि आम काटने का होता है, तो आम को कहाँ पे रखते हैं, बीच में। और इसका जो आलम है ना, देखो आलम का मतलब जहाँ पे बोल्ट वगैरह लगा के, ठीक है, मतलब बोल्ट वगैरह लगाया जाता है उसको बोला जाता है आलम। तो यहाँ पे ये बीच किनारे रहता है आलम, बीच में रहता है भार, और एक तरफ क्या होता है, आयास होता है। ठीक है, तो ये बोला जाता है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे आपका सरौता हो जाएगा, और जैसे ओपनर हो जाएगा, और जैसे, ठीक है, एक पहिए की कह रहा है ना, कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये भी क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, और आपसे पूछा तृतीय श्रेणी को उत्तोलक की बात कर रहा था, तो आपका जो चिमटा हो जाएगा ना, चिमटा, नेल कटर, झाड़ू, ये क्या हो जाएंगे, आपके तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो जाएंगे। ठीक है, देखो आप लोगों से 2 पूछा गया था तृतीय श्रेणी के, तो इनमें से कोई से भी 2 आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों प्रकार के उत्तोलक के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है, क्लियर करा दिया गया है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखना है कि CH3, ठीक है, COOH, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपका होता है सिरके का रासायनिक सूत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेस्टर्न हल का मुख्य कार्य लिखिएगा। तो ये क्या करता है, यह ऊपर की मिट्टी को नीचे, और कह रहे हैं नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। ठीक है, मेस्टर्न हल की बात कर रहा है, तो ये क्या करता है, नीचे की जो मिट्टी होती है उसको ऊपर करता है, और ऊपर की मिट्टी को क्या करता है, नीचे करता है। और जो मेस्टर्न हल होता है, देखो उसको आपको चित्र भी दिखाया गया है, जो गाँव के बच्चे होंगे वो तो पहले ही देखे ही समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो हल होता है ये मेस्टर्न हल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मिट्टी को पलटता है एक तरीके से। ठीक है, अब पलटता है तो क्या करता है कि नीचे वाली मिट्टी कहाँ पे आ जाती है, ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मेस्टर्न हल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में कह रहे हैं कि मुख्य अंतर लिखिए। कह रहे हैं कि नवीकरणीय संपदा वह संपदा है, कह रहे जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि कह रहे हैं अनवीकरणीय संपदा कह रहे हैं कि भविष्य में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। देखो नवीकरणीय कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी पवन ऊर्जा होती है। ठीक है, पवन ऊर्जा क्या होती है कि आपकी नवीकरणीय ऊर्जा होती है। ठीक है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। जैसे आपकी सौर ऊर्जा होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैसे ज्वार ऊर्जा। ठीक है, आप लोगों को बताया था कि ज्वार ऊर्जा ये भी क्या होती है आपकी, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा होती है। मतलब ऐसी ऊर्जा जो भविष्य में कभी भी समाप्त ना हो, ठीक है, उसको बोला जाता है नवीकरणीय ऊर्जा। और ऐसी ऊर्जा जो भविष्य में समाप्त होने की संभावना है उनको बोला जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा। देखो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी होती हैं, आप लोग देखते हैं, जैसे कोयला हो जाता है। ठीक है, कोयला, जैसे पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम मतलब आपका जैसे पेट्रोल, डीजल, ये क्या है कि एक ना एक दिन समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, इनकी संभावना है, तो इसीलिए कोयला, पेट्रोलियम, इनको बोला जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या अनवीकरणीय संपदा बोली जाती है। ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ये क्या है, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। तो आप लोग रखते हैं आपका ADEK। देखो इसको उल्टा लिख लो, आपका ये हो जाएगा KEDA। तो आपको इसको आप पढ़ सकते हो शॉर्ट में, एक तरीके से कीड़ा। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, KEDA। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, ये क्या होंगे, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब याद रखने के लिए इसको आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन, तो आप लोग ध्यान रखते हैं V और C होते हैं। ठीक है, V और C क्या होते हैं, जल में घुलनशील
विटामिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है, तो आप लोग ध्यान रखना है मेरेस्मस रोग आपकी विटामिन डी की कमी से होता है। एक तरीके से इसको, ठीक है, सूखा रोग भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सूखा रोग। रिकेट्स बीमारी जो होती है ना, सूखा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और विटामिन डी का जो, ठीक है, स्रोत होता है वो आपका होता है सूर्य। ठीक है, क्योंकि सूर्य से जो विटामिन डी मिलती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है, तो आप लोग ध्यान रखना है सूर्य जो होता है ना, विटामिन डी का प्राकृतिक मतलब नेचुरल स्रोत होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप लोग ध्यान रखना है NaOH आपका होता है कास्टिक सोडा। ठीक है, NaHCO3 होता है खाने वाला सोडा। ठीक है, देखो आपके जो रासायनिक नाम है या रासायनिक सूत्र है इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कास्टिक सोडा तो याद रखना है NaOH क्या होता है कास्टिक सोडा, जैसे खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए, तो आप लोग ध्यान रखना है कि मैलेथियोन, जो मैलेथियोन होता है आपका, ये आपका एक कीटनाशक होता है। ओनली आपसे एक पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 दिए हैं, जो भी आपको सिंपल लगे उसको आप लोग लर्न कर लेना। ठीक है, आपका हो जाएगा मैलेथियोन और आपका हो जाएगा फ्लोरोपाइरीफोस हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरोपाइरीफोस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हेप्टाक्लोर हो जाएगा। ठीक है, हेप्टाक्लोर और फ्लोरोपाइरीफोस हो जाएगा या मैलेथियोन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो आप लोग ध्यान रखें सूर्य की पृथ्वी से कह रहे हैं कि दूरी आपकी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। देखो आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कहेगा सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा होता है। ठीक है, लाल ग्रह आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखना है मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है, लाल ग्रह किसको बोला जाता है, मंगल ग्रह को बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी एक अम्ल एवं कह रहे हैं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखें। देखो आपसे ओनली रासायनिक सूत्र पूछा है, लेकिन आप लोगों को देखो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन भी लिखा दी गई, क्योंकि हो सकता है आपसे अम्ल की डेफिनेशन पूछे या क्षार की डेफिनेशन पूछे दे किसी क्वेश्चन में, इसीलिए आप लोगों को देखो डेफिनेशन भी लिखा दी गई। लेकिन आप लोग ध्यान रखना है क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना आप लोग करना। आपसे इसमें कह रहे हैं एक अम्ल और एक क्षार का क्या बताना था, आपको रासायनिक सूत्र लिखना था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो अम्ल क्या है, अम्ल वो है पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल किसको कहते हैं, जिसका स्वाद खट्टा होता है उसको अम्ल बोला जाता है। और देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, जो नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे जैसे HNO3, जैसे H2SO4, जैसे HCl, ये क्या है आपके अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। देखो नेक्स्ट आपका कह रहे हैं क्षार। देखो क्षार कह रहे हैं कि वह पदार्थ है कह रहे हैं जिसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अब देखो जो अम्ल होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस को कैसा करता है, लाल करता है। अब देखो क्षार क्या करता है, कह रहे हैं जो लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। उल्टा है दोनों में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। और देखो कौन कौन से उदाहरण है, जैसे NaOH, जैसे KOH, जैसे NH4OH, जैसे MgOH का होल टू H। ठीक है, ये आपके हैं क्षार के उदाहरण। देखिए बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।